सेशन में तो आज का सेशन है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ वी 181 जो कि इग्नू का फर्स्ट ईयर का सेशन है, कोड है। तो इसके 13 चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, मानव समुदाय और पर्यावरण। इससे पहले हमने प्रीवियस 12 चैप्टर को तक कवर कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इसके मास्टर वीडियो को भी अपलोड कर चुका हूँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के इनकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं में से कवर किया जाएगा। अगर आप उन सेशन को अटेंड कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम वन वीडियो में ही 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन में, तो मानव समुदाय और पर्यावरण। देखिए, मानव यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है आपका ग्रुप, वो पर्यावरण को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे उस पर निर्भर है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए, मानव की जो जनसंख्या है ना, उसके इंक्रीजेबल यानी कि जो दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन वो आगे मतलब बढ़ता जा रहा है, वो कहीं न कहीं नेचर या एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर संयुक्त राष्ट्र निर्धारितों के अंतर्गत देखने को मिलता है कि, तो हम ये कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या का बढ़ोतरी तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा एरिया है, जो हमारा अर्थ का साइज़ है, वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा ना। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि पहले जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर में इतने लोग ही निर्धारित थे, लेकिन आज 1 किलोमीटर में आवश्यकता से अत्यधिक लोग रह रहे हैं, जिसके कारण उसके जहाँ पर भी पेड़-पौधे हैं या फिर वृक्ष हैं, जहाँ पर भी खलिहान है, खेत है, उन सभी को ख़त्म करके उद्योग लगाया जा रहा है, ताकि लोगों को सर्वाइव किया जाए और रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, फैक्ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, उद्योग लगाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जनसंख्या को जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कारण मानव जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचा रहा है। संसाधन में वृद्धि होने के कारण हम देख सकते हैं कि आज उद्योग दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। 18वीं सदी के बाद जो जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है, उसके कारण औद्योगिक क्रांति आए या ना आए, लेकिन जनसंख्या की क्रांति ज़रूर आ चुकी है। जिसमें आज हम पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो 800 करोड़ लगभग जनसंख्या हो चुकी है। लेकिन अगर इससे पहले की बात किया जाए 1900 के आसपास, तो वो कम से कम मात्र 90 करोड़ ही जनसंख्या या 150 करोड़ ही जनसंख्या थी। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जनसंख्या में किस तरीके से लगातार कंटिन्यूअस वृद्धि हो रही है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या है? वर्तमान जगत में हम देख सकते हैं कि आप बहुत ही सुंदर नारा है कि ये तो भगवान का देन है। आप किसी भी धर्म में देख लिया जाए, हर एक धर्म का अपना एक साइकोलॉजी स्लोगन होता है कि हाँ, ये भगवान की देन है। तो ये कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। मानव क्रियाकलाप और पर्यावरणीय निम्नीकरण। देखिए, मानव क्रियाकलाप में जो है मानव पर्यावरण को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। औद्योगिक में तेज़ीकरण के कारण जो है रसायन व्यवस्था का उत्पन्न हो रहा है। रसायनों के कारण जनसंख्या के साथ-साथ मानव को भी प्रभावित हो रहा है, और इसके साथ-साथ अलग-अलग प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न हो रहा है। दुर्घटना, आज हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ना, बाढ़ आना, साइक्लोन आना, वोल्केनो फटना, ये सारी चीज़ें जो है इसी कारण से हुआ है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अब जो है अपने निरंतर व्यवस्था में खराब या फिर बेकार होने के कारण उन पर मानव का जो हस्तक्षेप हुआ वो काफ़ी हद तक असहनीय रहा है। मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो व्यवस्था आज देखा जा रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम देख सकते हैं कि आज मनुष्य का जो जीवन है वो अलग-अलग बीमारियों से भरपूर ग्रसित हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मिट्टी इत्यादि, इन सभी का जो है आज हम कहीं भी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ-साथ जो है अलग-अलग प्रकार की जो रासायनिक, औद्योगिक और कंपनियाँ हैं, जो अपने वेस्ट मटेरियल को निकाल कर समुद्र तथा वायु में छोड़ देने के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। जन स्वास्थ्य की बात की जाए तो पर्यावरण की स्वच्छता ही जन स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, संचारीय रोगों को खत्म करने का कारण बनता है। इसके साथ-साथ हम ये देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है जो समुदाय से निर्मित हो।
ठीक है? अब देखिए आज आप एक अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने क्षेत्र की बात तो छोड़िए घर में ही रह रहे हैं। घर में आप लोग देखते होंगे कि कई बार किसी को फ़ीवर हो जाता है तो वो मतलब वायरल फ़ीवर के अकॉर्डिंग सभी को फ़ीवर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज अलग-अलग क्षेत्रों में मनुष्य रह रहा है, तो अलग-अलग बीमारियों को लेके रह रहा है। तो जिसके कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य के कॉन्टैक्ट में आने के कारण जैसे कोरोना की व्यवस्था थी कि दूसरे कम्युनिकेशनल डिज़ीज़ के रूप में जाना जाता है था, जो एक से दूसरे व्यक्ति के रूप में फैल रहा था। तो ये कहीं न कहीं ज ज सामुदायिक स्वास्थ्य जो है तभी संभव हो पाएगा कि जब हमारा पर्यावरण, हमारा वायु, हमारा वातावरण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, स्वच्छ हो। ठीक है? उसके साथ हमारा आ जाता है पर्यावरण स्वास्थ्य संबंध। देखिए आनुवांशिक आनुवांशिक जो यानी कि जीन्स पे डिपेंड है, जो माता-पिता के कारण हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ मिलती हैं, उनको छोड़ के हमारे बोल सकते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि हमारे डीएनए से हमारे माता-पिता में हमारे जीन्स के कारण जो अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ भी मिल जाती हैं बच्चों को। तो ये सब क्या है, अगर आनुवांशिक प्रभाव ना पड़े तो हमारा पर्यावरण जो है काफ़ी हद तक स्वच्छ रहेगा या फिर स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। व्यवहारगत प्रभाव की बात की जाए तो आप देखिए साफ-सफाई का ध्यान रहेंगे, अपने क्षेत्रों में कूड़ा ना फैलाएँगे, गंदगी ना फैलाएँगे जिसके कारण जो है अलग-अलग प्रकार के जो है जैसे कि मात बात कर ली जाए इसमें नशा भी आ जाता है, धूम्रपान भी आ जाता है, नशीली दवाएँ भी आ जाती हैं, तम्बाकू आ जाता है इत्यादि सिगरेट या फिर बोल सकते हो सिगार आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है। ये सब क्या है आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप इनका सेवन करते हैं या नहीं करते। पर्यावरणीय प्रभाव की बात की जाए तो देखो पर्यावरण आज हमारा अलग-अलग प्रकार से प्रभावित कर रहा है। भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इन सभी कारणों से जो है हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की जाए तो आनुवंशिक ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ-साथ हमारा खराब स्वास्थ्य के क्रमक की बात की जाए तो देखिए आपका क्या आ जाता है, जैविक में आपका जीवाणु, प्रोटोजोआ आ जाता है, विषाणु, कण और आपके पोषक में अगर बात की जाए तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज इन सभी के कमी के कारण जो है आपके स्वास्थ्य जो है खराब रहते हैं। अगर इन सब की पूर्ति हो जाती है तो आप अच्छे भी रहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रासायनिक में आपका आ जाता है धूल, धुआँ, पदार्थ, गैस इत्यादि। ये सब क्या है हमारे शरीर के यूरिया व्यवस्था, हमारे नर्व सिस्टम को खराब करने का कारण करता है। उसके बाद भौतिक देखिए सर्दी, गर्मी, आर्द्रता यानी कि बोल सकते हो मॉइस्चर और उसके बाद ध्वनि यानी कि वॉइस। ये सब क्या है आपके पर्टिकुलर वो व्यवस्था है जिसके कारण आप अगर सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। यांत्रिक की बात की जाए तो मोच आना, हड्डी टूटना ये सब क्या है आपका एक मेजर फैक्ट है। हीनता की बात की जाए तो जल अथवा अन्य अनिवार्य कारकों के कारण जो है आपको अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निवारक और उपशमनीय कल्याण और उपाय। देखिए हम अलग-अलग प्रकार से बीमारी से निवारक कैसे अलग-अलग प्रकार के जैसे कि आपका प्लेग आया था, चेचक आया था, हैजा आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, आपका बोल सकते हो डेंगू आया था, कोरोना आया। ये सब क्या है अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं जो हमारे क्षेत्रों, हमारे लोगों को प्रभावित करी, लेकिन उनका जो है निवारक यानी कि उनका बोल सकते हो निवारण किया गया, उनका सॉल्यूशन ढूँढा गया, उनका बोल सकते हो इलाज करने की व्यवस्था को दवाइयों का निर्माण किया गया। सब क्या है ये आपका सामाजिक व्यवस्था का रासायनिक स्वरूप है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के कारण भी आपका स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हद तक प्रभावित होता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये आंकड़ा लगाया गया कि आपदा और त्रासदी के कारण जो है अलग-अलग क्षेत्रों में मनुष्य को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है उनके हेल्थ को लेके। प्राकृतिक आपदाएँ बड़ी संख्या में व्यक्तियों के जीवन का प्रतिकूल प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण सूखा पड़ने के कारण भी किसानों की खेत खराब होने के कारण जो है सुसाइड कर लेना या फिर आपदा आने के कारण, भूकंप आने के कारण ये बिल्डिंगों का गिरकर लोगों के ऊपर दब जाना, ये सब क्या है? ये हमारे आपदाओं संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बांग्लादेश में मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी 10,033 था, प्रभावित हुए व्यक्तियों की कितनी संख्या थी, नेपाल नेपाल में कितना था, ये सब चीज़ें
अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक है भूकंप। देखिए भूकंप के कारण जो है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया, अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप आने के कारण जो है मानवीय पर्यावरण व्यवस्था के साथ-साथ जो है ज्वालामुखी आना, फटना, मतलब धरती का फटना, या फिर बोल सकते हो धरती का काँपना, और फिर उसके बाद बिल्डिंगों का गिर जाना, ये गंभीरता सबसे बड़ा कारण है जो कि हमारे साथ-साथ पूरे देश को प्रभावित, उस क्षेत्र को, जितने क्षेत्रों में भूकंप आया है, ऐसा माना जाता है कि रिक्टर स्केल पे अगर 6 से ऊपर आ जाता है तो भूकंप की व्यवस्था जो है बहुत विनाशकारी और बोल सकते हो भयंकर होता है। बाढ़ चक्रवात, उसके बाद आपका सुनामी। देखिए बाढ़ आने के कारण भी अलग-अलग क्षेत्रों में जो है, जो समुद्र किनारे, जो नदी किनारे जो क्षेत्र बसे हुए रहते हैं, जो लोग बसे हुए रहते हैं, तो उनको बाढ़ बहा के ले जाना, या अभी देख सकते हैं बिहार के क्षेत्रों में बहुत आए दिन हर साल देखने को मिलता है। चक्रवात यानी कि चक्रवात व्यवस्था में सुनामी आना, ये सब क्या है, कॉमन है, जो कि आज देख सकते हैं कि हमारे अलग-अलग क्षेत्रों में बाढ़ आने की जो सबसे ज़्यादा चांसेस किस क्षेत्रों में है। बाकायदा यहाँ पे वह क्षेत्र जो है जोखिम भरे हुए हैं, और जो उच्च जोखिम क्षेत्र जो है वो कौन-कौन से हैं, आपको हाइलाइट देखने को मिल रहा है। अत्यधिक जोखिम भरे, जो कि आपका येलो लाइन पूरा आपका अत्यधिक जोखिम भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाढ़ आने के जो है अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कारण हैं। नदी के किनारे गाँवों का बसना, या फिर देखिए जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में बताया भी गया है कि किस तरीके से जो पूरा झोपड़ी बाढ़ में, चक्रवात साइक्लोन जिस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पट्टियों में बहते हुए समुद्री तट पर जो है 27 सेल्सियस अथवा इससे अधिक गर्मी होने के कारण जो है चक्रवात का निर्माण होता है, और इन्हीं कारणों से 3-4 दिन जो इस तरीके की स्थिति बनने के कारण अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात का उत्पन्न होता है। उसके बाद सुनामी की बात कर लीजिए, किसी महासागर तथा झील के तरंग जो है भौतिक घटनाओं के कारण उठने लगती हैं, और धीरे धीरे वो आसपास में सुनामी का कारण बन जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए ढाल के रूप में मैंग्रोवल में किस तरीके की स्थिति बनी है। तो यहाँ पे सूखा का देखिए, आप सूखा से आप तो संबंधित हैं ही, कि अगर किसी क्षेत्र में अत्यधिक रूप में बड़े टाइम पे बहुत दिनों तक अगर बारिश ना हो तो वो सूखा का स्वरूप ले लेता है, अकाल पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र हमारे भारत का राजस्थान, 2000 का सूखा जो है बहुत ही, 2000 में जो सूखा पड़ा था बहुत ही विनाशकारी और बोल सकते हो भयंकरकारी रहा है, जो कि 25 जिले में बुरे हालत बन गया। और इसमें भूखमरी की बात की जाए तो 73% जो है गांव भूख के गिरफ्त में आ चुके थे, और लोगों का विनाशकारी त्रासदी त्रासदी चारों तरफ फैल चुका था। उसके साथ साथ इस क्षेत्रों में जो है बात कर ली जाए तो फसलों का विनाश भी निश्चित रूप में हो जाता है, क्योंकि फसलों को भी उगने और पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी, आपदा के लिए हम कैसे, यानी कि डिजास्टर के लिए हम कैसे पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए पहले से ही हम लोगों को सतर्क कर दे, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे विद्युत यंत्र आज हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि आज हम अपने कुछ समय पहले ही हम जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरीके का जो है ग्राफिकल एनवायरनमेंट बन रहा है, उस क्षेत्र को हम सतर्क पहले से ही कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो सुनामी आने वाले या फिर बोल सकते बाढ़ आने वाले क्षेत्रों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाता है, और लोगों को वहाँ से स्थापित दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट कर दिया जाता है, यानी कि विस्थापन कर दिया जाता है, दूसरे क्षेत्र पर उनकी स्थापना कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट में रख सकते हैं। उसके बाद आमजन के पुनर्वनिश और पुनर्स्थापित करने की समस्याओं का सरोकार जो है सरकार के द्वारा जो है, किसी क्षेत्रों में अगर बाढ़ आना या फिर नुकसान पहुंचने के कारण उनको पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया भी देखी जाती है। तो ये आश्रम जैसा आवास और पुनर्निर्माण की व्यवस्था हो जाता है। केस स्टडी की बात की जाए तो जन आंदोलन भी इसमें शामिल है, जो कि तराज ट्रेपेजियम जोन में जो है भू प्रदूषण की समस्या जो है इतनी गंभीर हो गई थी, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य जो है, पशुधन व्यवस्था भी अत्यधिक रूप में प्रभावित हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद चिपको आंदोलन, जो कि आप देख सकते हैं, चिपको आंदोलन 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में हिमालय वनों को तेजी से काटने के कारण जो है वहाँ के लोगों के द्वारा जो है रोकने की प्रक्रिया में एक बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाया गया, ताकि लोगों के द्वारा जो है काटे जा रहे पेड़ों को बचाया जा सके। तो वहाँ की महिलाओं और वहाँ की स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में यहाँ पे योगदान देने के कारण वहाँ के लोगों के द्वारा जो है, यहाँ की स्त्रियों के द्वारा जो है पेड़ों में चिपक कर और उनको काटने से पहले उनसे उनके द्वारा ये बात बोला गया कि पेड़ों को काटने से पहले आप लोगों को हमें काटना होगा। तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। उसके बाद साइलेंट वैली भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है,
तो उसके बाद हमारा साइलेंट वैली इस आंदोलन में भारत में सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों जो है आंदोलन में से एक माना जाता है, जो कि साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी केरल राज्य में भारत के दक्षिणी पश्चिमी ऊंचाई में जो है स्थित यहाँ पे कुंती नदी का एक तंग घाटी है, जो कि इसमें आपका 8,950 हेक्टेयर के वर्षा वनों को यहाँ पे काटने की प्रक्रिया में जो सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा जो है इस साइलेंट वैली को खूबसूरती का प्रतीक मानते हुए इस साइलेंट वैली को जो है बचाने के लिए लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, ताकि इस क्षेत्र को कटने से रोका जा सके। उसके बाद हमारा आ जाता है सारांश। देखिए सारांश क्या होता है, समरी होता है, जो कि इस पूरे चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ा उस टॉपिक का पूरा सार होता है, पूरा का पूरा निचोड़ होता है, उसी को हम सारांश बोलते हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 13 जो है कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 के बाद हमारा एक चैप्टर रह चुका है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात बोलूँ स्टूडेंट्स, मैंने मास्टर वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा का पूरा एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ।